वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का अपना प्रैक्टिस सेट 6 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट अपने कर लिए थे और ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं आपके स्टैटिक जीके के, ये सभी परीक्षाओं के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थी? तो आपकी रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर को के बारे में पूछा जा रहा है। सुहानी शर्मा थी, विद्या भारती थी, के.जे. उदेसी थी या फिर अनुराधा बसु? तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका के.जे. उदेसी, ठीक है ना। ये आपकी पहली महिला उप गवर्नर थी। अभी तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है आरबीआई की, ठीक है। लेकिन आपकी पहली उप गवर्नर कौन थी? तो ये थी के.जे. उदेसी। और ये कब जो है बनी थी? तो ये बनी थी 2003 में, ठीक है ना। तो 2003 में इनको नियुक्त किया गया था और आरबीआई में अभी तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं रही हैं, ये भी आप याद रखना। इसके अलावा आप याद रखना कि आरबीआई में एक गवर्नर होता है, ठीक है। एक आपका गवर्नर होता है और आप चार क्या होते हैं? चार चार आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है ना। एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में जो है कौन गवर्नर है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइए, और किस नंबर के हैं। कभी कभी नंबर से आपके पूछ लिए जाते हैं, किस नंबर के गवर्नर हैं इस समय। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू किस अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी? ठीक है। तो आई डू व्हाट आई डू ये किसकी पुस्तक है, ये आपको बताना है। तो ये मनमोहन सिंह की पुस्तक है, अमर्त्य सेन की है, रघुराम राजन की है या फिर उर्जित पटेल की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रघुराम राजन, ठीक है ना। तो रघुराम राजन जो है ये भी आरबीआई के पहले गवर्नर रह चुके हैं और इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी, आई डू व्हाट आई डू, ठीक है ना। 2017 में इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा जो है आप याद रखेंगे क्या कि आपकी ये कौन से गवर्नर थे? तो रघुराम राजन जो है आपके 23वें गवर्नर थे, ठीक है। इसके अलावा मनमोहन सिंह पहले जो है ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 15वें गवर्नर थे ये, ठीक है ना। ये पहले गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के और आपके क्या हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। इन्होंने 2019 में चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। उर्जित पटेल ये आपके 24वें गवर्नर थे और ओवरड्राफ्ट नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और इन्हीं के समय में ही आपका डीमोनेटाइजेशन वाला जो आपका हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था जो, वो उर्जित पटेल के ही समय में हुआ था, यानी कि उर्जित पटेल उस समय आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है ना। तो ओवरड्राफ्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उर्जित पटेल, ये आपके 24वें गवर्नर थे, ठीक है, आरबीआई के। वर्तमान में किस नंबर के गवर्नर हैं और कौन है गवर्नर, वो आपको बताना है, ठीक है। कमेंट में अब तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका परमाणु ऊर्जा विभाग है के बारे में पूछा जा रहा है। एक आपका परमाणु ऊर्जा आयोग बना था, ठीक है, और एक आपका परमाणु ऊर्जा विभाग बना था, ठीक। तो दोनों की बात हो रही है। तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी कब? तो ये हुई थी आपकी 1954 में, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। लेकिन आपसे परमाणु ऊर्जा विभाग के बारे में पूछा गया है तो 1954 में, यही आगे चल करके क्या बन गया था? तो BARC आपने सुना होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। इसी का नाम आगे चल करके बार्क हो गया था, ओके। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। परमाणु ऊर्जा विभाग की बात हो रही है। तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये 1954 में हुई थी और 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आयोग अगर लिखा होगा तो आप 1948 और परमाणु ऊर्जा विभाग लिखा होगा तो 1954। भारत में परमाणु अनुसंधान और ऊर्जा विकास कार्यक्रम के प्रणेता कौन थे, यानी कि इसके जनक कौन थे, ये भी पूछा जाता है। परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो वो होमी जहांगीर भाभा थे, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। निम्नलिखित का सही सुमेलन कीजिए। तो आपको इसमें राज्यों से मिलाना है, कौन किस जगह से संबंधित है, ठीक है। तो नीलगिरी आपका कहाँ से संबंधित है? तो नीलगिरी आपका संबंधित है तमिलनाडु से, ठीक है। अगला है आपका मानस। तो मानस आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कहाँ से संबंधित है? तो मानस आपका असम से संबंधित है। पंचमढ़ी कहाँ पे है? तो पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है। और सिमलीपाल कहाँ पे है? तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो सिमलीपाल आपने पढ़ा होगा, सिमलीपाल, भीतरकनिका, ये सब कहाँ पे है? उड़ीसा में, ओके। तो ये आपका सही सुमेलन हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, भारत में सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सेनाओं का, यानी कि जो तीनों सेना होती है, सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, यानी कि तीनों सेनाओं की बात हो रही है। तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? सेना का जनरल, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर फील्ड मार्शल? तो इसका जो सही आंसर है ये होता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति होता है ये सर्वोच्च कमांडर होता है तीनों सेनाओं का। क्वेश्चन नंबर 6 है,
कि अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है ये आपको बताना है। व्यापार में पाई जाती है, या फिर आपका शिक्षा में पाई जाती है, या फिर कृषि में, या फिर उद्योग में। तो जो अदृश्य बेरोजगारी है ये आपके कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। और अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है, जैसे किसी काम को करने के लिए केवल कुछ लोगों की आवश्यकता है, जैसे 2 लोग की आवश्यकता है, उसके बावजूद भी उसी काम को 5 लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी अदृश्य बेरोजगारी होती है। ओके, ठीक है। जितने लोग की जरूरत है उससे ज्यादा लोग उस काम में लगे हुए हैं, तो ये आपकी अदृश्य बेरोजगारी होती है। और ये आपके कृषि क्षेत्र में जो है पाई जाती है, ठीक है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी किस तरह की है, तो भारत में सबसे अधिक संरचनात्मक बेरोजगारी व्याप्त है, ठीक है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है। और अदृश्य बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है, ठीक। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके अदृश्य बेरोजगारी को ही कहा जाता है, ये आपके कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था आपको बताना है। नोबेल पुरस्कार से मतलब कि पहली बार जो आपके प्रथम भारतीय व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक। प्रथम भारतीय व्यक्ति सबसे पहले भारत में किसको मिला था, तो सीवी रमन को भी मिला था, मदर टेरेसा को भी मिला है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला है। महात्मा गांधी को जो है नहीं दिया गया है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो प्रथम भारतीय व्यक्ति थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपके प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिनको आपके नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको, किसके लिए दिया गया था, गीतांजलि इनकी रचना थी उसके लिए दिया गया था। किस सन में, 1913 में। ओके, 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि पूरे एशिया में पहली बार किसी व्यक्ति को मिला था जो नोबेल पुरस्कार, वो मिला था आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को ही, ठीक है। पूरे एशिया महाद्वीप की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। तो आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। ये पुस्तकों के नाम दिए हैं और आपका ये इनके लेखक हैं। तो ये आपके श्री लाइफ डिवाइन जो है श्री अरविंदो घोष की पुस्तक है, ये आपका सही है। ओके। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया होगा, आपको पता होगा, ये भी आंसर सही है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये किसकी पुस्तक है, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तक है। तो ये तीनों की तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये तीनों की तीनों सही है, तीनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं, इनका जो है किसके इसके लेखकों के नाम आप लोग याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं हम लोग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो आपको बताना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली प्रथम जो है महिला मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, ठीक है ना। वो कौन थी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, लीला सेठ थी, अन्ना चांडी थी, फातिमा बीबी थी, या फिर अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि अभी तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। न्यायाधीश तो बनी है लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश दोनों अलग अलग होते हैं, ये आप याद रखना दोनों पद, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश आपका एक ही होता है, न्यायाधीश आपके कई होते हैं। तो अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, बाकी न्यायाधीश तो बनी है। तो पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो आपकी फातिमा बीबी थी, ठीक है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बनी है। तो सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। और सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो कौन थी, वो आपकी फातिमा बीबी थी। ओके। और किसी हाई कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी आपकी अन्ना चांडी। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की बात हो रही है। ओके। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की पूर्ववर्ती संस्था थी। तो पूर्ववर्ती संस्था यानी कि पहले उसका नाम इनमें से कोई एक था, बाद में वो विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानी गई। तो वो कौन सी संस्था थी, तो आपको याद रखना है ये आपकी GATT, ठीक है ना। गैट ये संस्था, ये इंपॉर्टेंट संस्था है, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो WTA की जो पूर्ववर्ती संस्था थी वो आपकी कौन सी थी, वो आपकी गैट थी, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और विश्व व्यापार संगठन का आपका मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाता है कहाँ पे है, तो वो आपका जेनेवा में है, ठीक है। तो गैट का फुल फॉर्म याद रखना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं हम लोग।
एलिसा टेस्ट किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो यानी कि एलिसा टेस्ट करके किसका परीक्षण किया जाता है, किसका पता लगाया जाता है? हैजा का, एड्स का, टाइफाइड का या फिर कुष्ठ रोग का? तो इसका जो सही आंसर है, एलिसा टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये आपके किसके लिए होता है? तो ये होता है एड्स के लिए। एड्स किसकी वजह से होता है? तो एड्स आपका एचआईवी की वजह से होता है, ठीक है ना? एचआईवी जो है और ये वायरस होता है, ठीक है? इसकी वजह से आपका क्या होता है? एड्स रोग होता है। और इसका परीक्षण कौन सा परीक्षण होता है इसके लिए? तो ये होता है आपका एलिसा परीक्षण, ठीक है? तो एलिसा परीक्षण आपका हो जाता है किसके लिए? एड्स के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है ना? तो इसका जो ये फुल फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम यानी कि वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रगीत है या फिर राष्ट्रगान है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है या फिर राष्ट्रगान है। ओके, अभी आप कमेंट करिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसको गाया गया था वंदे मातरम को? 1896, 1897, 1911 या फिर 1912? तो आपका जो है ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये अधिवेशन था आपका 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें जो है वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ठीक है ना? वंदे मातरम क्या है? तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, ठीक? राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और 1896 में जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये कुछ फुल फॉर्म है, ये आपको बताने हैं कौन सा सही सुमेलित है। आईएफएससी, ये आपने बैंक में कई बार आईएफएससी कोड देखा होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये आईएफएससी का कोड होता है, ये आपका सही सुमेलित है। एनईएफटी, आपने कई बार नेफ्ट भी किया होगा, पैसे ट्रांसफर करने के लिए ये होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एमआईसीआर एक कंप्यूटर का जो है गैजेट होता है। ये आपका किसके लिए यूज होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है? कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। ओसीआर क्या होता है? तो ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है ना? तो ये भी आपका इमेजेस में से जो है आपके किसको, टेक्स्ट को पहचानने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यूज किया जाता है। ओके, तो ये सब के सब सुमेलित है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो मैंने एक से एक जगह पे लिख दिए थे ताकि आपको क्लियर रहे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पे एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या थी? मतलब जनघनत्व था, जनसंख्या नहीं, जनघनत्व यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग में केवल एक व्यक्ति रहता हो, ठीक है ना? तो ऐसा जो है कहाँ पे, कौन सा जो है जिला है? दमन है, दिबांग घाटी है, सांबा है या फिर लाहौल स्पीति? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दिबांग घाटी। तो आप सब जानते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो वो था आपका अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का ही ये दिबांग घाटी एक जिला है, ठीक है ना? जहां पे एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है। सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ का है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना। सबसे अधिक जनघनत्व की बात हो रही है, सबसे अधिक जनघनत्व किस जगह पे है? राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, कुछ भी हो, ठीक है ना? जनघनत्व की बात हो रही, जनसंख्या की नहीं। तो दिबांग घाटी कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक जिला है, ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। पहली भारतीय नहीं पूछा गया है, केवल पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है। तो जो सबसे पहले बनी थी उनकी बात करनी है। सरोजनी नायडू थी, भीकाजी कामा, एनी बेसेंट या फिर विजय लक्ष्मी पंडित? तो ये थी हमारी एनी बेसेंट, ठीक है ना? तो एनी बेसेंट पहली जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है? और 1917 की जो है अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता करी थी, ठीक? 1917 का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, वहां पे इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, अगर भारतीय की बात पूछ ली जाए यानी कि कौन सी ऐसी भारतीय थी जो कि आपकी महिला कांग्रेस अध्यक्ष सबसे पहले बनी थी, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। और इन्होंने जो है कहाँ पे अध्यक्षता की थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है ना? आपकी एनी बेसेंट किस देश से थी? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है? किस देश से एनी बेसेंट थी, ठीक है? ये भारतीय तो नहीं थी, ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाला या फिर विचरण करने वाला, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा?
नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, एलेक्सी लियोनोव या फिर राकेश शर्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एलेक्सी लियोनोव, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, ये अपने कैप्सूल से यानी कि जिस जहाज से ये गए थे कैप्सूल से, उसमें से निकल करके बाहर जो है अंतरिक्ष में इन्होंने चहलकदमी की थी थोड़ी देर तक। ये 12 मिनट 9 सेकंड तक शायद ये रहे थे, ठीक है, 12 मिनट 9 सेकंड तक ये रहे थे। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति तो आपका यूरी गागरिन था। चंद्रमा पे पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। लेकिन अलेक्सी लियोनोव अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाला या फिर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति था, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। और ये वोस्कोड 2 मिशन के दौरान गए थे, ये रूस के थे, ठीक है। 1965 में अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति ये था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था, वोस्टोक प्रथम के साथ गए थे, ये रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, ये आपका यूएसए के थे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाटककार पूछा जा रहा है आपसे कि आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाटककार कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, ठीक है, इनको आप सही मत करिएगा। महादेवी वर्मा ये भी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी आपके नाटककार नहीं है। तो सबसे बड़ा नाटककार आधुनिक भारत का, ठीक है, आधुनिक भारत की बात हो रही है, आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाटककार कौन है, तो वो है आपके जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ये आंसर याद रखना, आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाटककार कौन है, तो वो है जयशंकर प्रसाद। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे, तो फिर तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हिंदी साहित्य की हिंदू साहित्य मंदिर की सरस्वती, ठीक है, इनको कहा जाता है, हिंदी साहित्य मंदिर की सरस्वती भी इनको कहा जाता है महादेवी वर्मा को। जयशंकर प्रसाद आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार थे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। तो हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था, 1946 में हुआ था, 1956 में हुआ था, 1966 में हुआ था या फिर 1976 में हुआ था। तो हरियाणा राज्य का गठन हुआ था कब, 1 नवंबर 1966 को हुआ था, ठीक है। तो ये आप याद रखना, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, ओके। और इसकी राजधानी अगर पूछ ली जाए हरियाणा की, तो वो आपकी चंडीगढ़ है, ठीक है। तो ये कॉमन राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब की, हरियाणा और पंजाब की, चंडीगढ़। अगला है आपका, निम्नलिखित पुरस्कारों में किसको उत्तर प्रदेश सरकार प्रदान करती है, यानी कि कौन सा एक ऐसा पुरस्कार है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तुलसी सम्मान कौन देता है, तो ये आपकी मध्य प्रदेश सरकार देती है, ओके। तानसेन सम्मान के बारे में आपने पढ़ा है, ये भी आपका मध्य प्रदेश सरकार देती है। किशोर कुमार सम्मान कौन देता है, वो भी आपका मध्य प्रदेश सरकार देती है। कालिदास सम्मान कौन देती है, ये भी आपका मध्य प्रदेश सरकार देती है। तो इसमें जो सही आंसर हो गया वो कौन हो गया, भारत भारती पुरस्कार, ठीक है। तो भारत भारती पुरस्कार ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये उत्तर प्रदेश का जो है आपका पुरस्कार है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1982 में। और इसकी प्रथम विजेता कौन रही, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश का किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था महादेवी वर्मा को, ठीक है। 1982 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र के 193वें सदस्य के रूप में दक्षिण सूडान को कब शामिल किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य हैं, ये आपको पता है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कितने सदस्य हैं। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे अंतिम सदस्य कौन बना है, तो वो बना है साउथ सूडान या फिर दक्षिण सूडान। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको कब शामिल किया गया था 193वें सदस्य के रूप में, तब आप क्या आंसर बताएंगे, तब आप बताएंगे कि इसका आंसर है क्या, 2011, ठीक है। तो इसको 2011 में शामिल किया गया था, ठीक है, 193वें सदस्य के रूप में, ओके। तो 193 कुल सदस्य हैं, 193वें सदस्य के रूप में 2011 में शामिल किया गया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत कब जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था, तो भारत बना था 30 अक्टूबर 1945 को ही, ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 को। यानी कि 24 अक्टूबर को आपका इसकी स्थापना होती है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और 30 अक्टूबर को भारत इसमें शामिल हो गया था, ठीक है, 6 दिन में भारत इसमें शामिल हो गया था, ओके। और संयुक्त राष्ट्र की जो है पहली महिला जो है आपकी सदस्य कौन थी संयुक्त राष्ट्र में भारत की ओर से, तो अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा कमेंट करके, ओके। तो ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट सेशन रहा आपका स्टैटिक जीके का। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास आप शेयर कर देना, वीडियो आप लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो पे कुछ कमेंट कर दिया कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।